Hi folks, so today we'll be looking at the limits. So ये है अप्रैल का सेकंड जो डॉक्यूमेंट है इसके बारे में. सो लिमिट्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन डेट एंड सेल ऑफ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्ड बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर. तो लिमिट क्या है इन्वेस्टमेंट का इन डेट एंड सेल ऑफ क्रेडिट. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड रेगुलेटरी गाइडेंस कंसर्निंग द इन्वेस्टमेंट लिमिट्स फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए है. So guidelines specify the quantum and manner of FPI investment in government securities, state government securities, and corporate bonds, along with regulations for credit default swaps. Credit default swap क्या है? It is a derivative product which serves as a form of insurance against the default of an underlying borrower or debt instrument. तो ये एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है जो सर्व करता है एज अ फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट द डिफॉल्ट, अगर कोई डिफॉल्ट करता है अंडरलाइंग बोरोवर ऑफ और डेट इंस्ट्रूमेंट. So it is a deal where one person pays money regularly to another person and in return gets a promise that if a company or government fails to repay its debt, they will get back for their loss. तो वो अगर फेल कर लिया अपना पेमेंट को पे करने के लिए, तो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के थ्रू ये लोग फिर से मतलब उसको पे कर लेंगे. तो इसमें नया गया है, आरबीआई kept the investment limits unchanged for foreign portfolio investors in government and corporate bond for the financial year 2025-26, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी है 6% ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टॉक, स्टेट गवर्नमेंट का है 2% ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टॉक और कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए 15% ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टॉक है. एलिजिबल इन्वेस्टर्स जो है दे कैन कंटिन्यू इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अंडर फुल्ली एक्सेसिबल रूट. एलोकेशन क्या है अमॉन्ग सब कैटेगरीज? तो इंक्रीज इन गवर्नमेंट securities limits will continue to be split 50:50 between the general and long term sub categories. तो सब कैटेगरीज में क्या है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो लिमिट इंक्रीज हो रहा है वो स्प्लिट होगा 50:50, हाफ हाफ रहेगा बिटवीन द जनरल एंड लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस सब कैटेगरीज. फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स द एंटायर इंक्रीज विल गो टू जनरल सब कैटेगरी. तो जनरल सब कैटेगरी में पूरा स्टेट गवर्नमेंट्स का जो सिक्योरिटी है वो जनरल सब कैटेगरी को जाएगा. क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप बाय एफपीआई. सो एफपीआई कैन सेल सीडीएस जो कि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है अप टू 5% ऑफ द आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड स्टॉक. तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है वो सीडीएस जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है वो 5% ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड स्टॉक ये इतना सेल कर सकते हैं. एंड फॉर FY 2025-26 it translates to a limit of 2,93,612 crore. ठीक है, तो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो है सीडीएस जो गारंटी देता है कि ठीक है अगर वो फेल कर गया तो दूसरा वाला पे कर देगा. तो वो कितना है, एफपीआई कैन सेल सीडीएस जो है अप टू 5% ऑफ द आउटस्टैंडिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड बॉन्ड स्टॉक. एलोकेशन क्या है सब कैटेगरी में? एक है अगर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी लिमिट्स में जो इंक्रीज हो रहा है वो 50:50 डिवाइड होगा बिटवीन द जनरल एंड द लॉन्ग टर्म सब कैटेगरी. For state government securities, the entire increase will go to the general subcategory. फिर Master Direction on Framework for Incentives for Currency Distribution and Exchange Scheme (CDES) for bank branches, including currency chests. So to further these objectives, the RBI formulated a framework of incentives titled Currency Distribution and Exchange Scheme. इसमें क्या हो रहा है कि सीडीएस है जो बैंक ब्रांच को प्रोवाइड करेगा करेंसी चेस्ट टू encourage all the bank branches to provide better customer services to the members of public. अब ये क्या है, these are the storehouses where bank notes and rupee coins are stocked on behalf of the Reserve Bank for distribution to bank branches in their area of operation. To facilitate the distribution of banknotes and rupee coins, RBI has authorized select scheduled banks to establish currency chests. अब इसमें नया क्या है कि बैंक कैन अर्न द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड सर्विस चार्जेस फॉर सेटिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स. तो अगर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है जहाँ हिली या इनएक्सेसिबल एरियाज है सच एज स्टेट गवर्नमेंट या जो भी अप्रोप्रिएट हो, तो कैपिटल कॉस्ट 100% जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है रीइम्बर्स होगा अप टू सीलिंग ऑफ 50 लाख रुपीज. रेवेन्यू कॉस्ट 50% ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रीइम्बर्स होगा फॉर द फर्स्ट 5 years ऑफ करेंसी चेस्ट ऑपरेशन. द रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शंस वुड बी एप्लीकेबल टू न्यू
एप्लीकेशंस फॉर ओपनिंग ऑफ करेंसी चेस्ट, और ये जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरीज में है। अब अगर सॉइल्ड नोट्स या एडजुडिकेशन ऑफ म्यूटिलेटेड नोट्स हो तो सॉइल्ड नोट्स के लिए 2 रुपया पर पैकेट के लिए दिया जाएगा, इन exchange of soil notes in the denominations of 50 या below, and adjudication of mutilated notes जो कि 2 पर पीस रहेगा। तो 2 पर पीस, और एक्सचेंज ऑफ सॉइल नोट्स ये है 2 पर पैकेट, जिसमें सॉइल नोट्स जो रहेगा उसका डिनोमिनेशन 50 रुपीज़ या उससे कम का होना चाहिए। Distribution of coins 65 rupees per bag of coins. An additional incentive of 10 rupees per bag shall be paid for coin distribution in rural and semi-urban areas on the submission of concurrent auditor। ठीक है। तो लार्ज मॉडर्न करेंसी चेस्ट के लिए ₹8 पर 100 पीसेस, और अदर करेंसी चेस्ट के लिए 5 पर 100 पीसेस। तो 65 रुपीज़ पर बैग ऑफ कॉइन, और अगर ये क्या बोलते हैं, से रूरल या सेमी अर्बन एरिया है तो 75 रुपीज़ होगा, 10 रुपया और एक्स्ट्रा। आरबीआई का जो रीजनल ऑफिसेज है विल वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन्स थ्रू इंस्पेक्शन ऑफ करेंसी चेस्ट एंड इनकॉग्निटो visits to branches. These guidelines aimed at improving the efficiency and service quality of currency management at the grassroots level, ensuring better handling of notes and coins across bank branches. ठीक है। एक्सपोर्ट्स थ्रू वेयर हाउसेज इन भारत मार्ट इन यूएई रिलैक्सेशन के लिए। So to facilitate exports through warehouses in Bharat Mart in the United Arab Emirates, a multimodal logistics network-based marketplace, Reserve Bank of India has decided to provide following relaxations. जिसमें AD category 1 banks, authorized dealer category 1 banks can now allow exporters to realize and repatriate the full export value of goods exported to Bharat Mart within 9 months from the date of the goods are sold from the warehouse। तो अगर warehouse से कुछ भी सेल हो रहा है तो उसके 9 महीने के अंदर वो लोग मतलब उसको रियलाइज कर सकते हैं, रियलाइज एंड रिपैट्रिएट द फुल एक्सपोर्ट वैल्यू। ठीक है। ऑथोराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 banks, Bharat Mart provides Indian traders, exporters, and manufacturers access to the markets in UAE as well as the worldwide। ठीक है। फिर है ओपनिंग एंड ऑपरेशन एंड डिपॉजिट अकाउंट्स ऑफ माइनर्स। अब माइनर जनरली क्या है, is defined as a person under the age of 18 years. So RBI reviewed these guidelines to streamline and harmonize the rules। उसमें क्या है कि ओपनिंग एंड क्रिएशन ऑफ अकाउंट्स, तो minor of any age can now open and operate savings and term deposit accounts through their natural or legal guardian। Minors with with mother as a guardian may also open such accounts in line with RBI's 1976 directive। अकाउंट्स फॉर माइनर एज 10 एंड अबव, तो अगर माइनर एज जो 10 ईयर्स एंड अबव है मे ओपन एंड ऑपरेट सेविंग्स बैंक देगा इंडिपेंडेंटली। सो अगर माइनर जब मेजोरिटी में रीच होता है 18 साल के बाद, बैंक मस्ट ऑब्टेन न्यू ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस एंड द स्पेसिफिक सिग्नेचर ऑफ द अकाउंट होल्डर। ठीक है। तो जब माइनर अटेन करता है मेजोरिटी, बैंक मस्ट ऑब्टेन न्यू ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस एंड द स्पेसिफिक सिग्नेचर ऑफ द अकाउंट होल्डर। Bank must ensure that minor accounts, whether operated independently or through a guardian, cannot be overdrawn and must always remain in credit balance। Banks are required to update their policies to comply with these revised guidelines by July 1st 2025। तो ये जो अभी महीना आने वाला है, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू अपडेट देयर पॉलिसी। अब उसमें अपडेट क्या करेंगे कि जो माइनर है वो अपना, हाँ, 10 साल के अगर बाद अटेन हो रहा है तो वो अपना इंडिपेंडेंटली चला सकता है। जब वेन अ माइनर अटेंस मेजोरिटी, उसका ऑपरेशन से ये सिर्फ सिग्नेचर वगैरह अपडेट होना होगा। ठीक है। केवाईसी गाइडलाइंस जो है, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस फॉर्म, सब कुछ। उसके बाद डिस्पेंसेशन ऑफ 100 and ₹200 डिनोमिनेशन बैंक नोट थ्रू एटीएम। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज टेकन अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स improving the public access to commodity used denominations of currency such as 100 and 200। ठीक है। तो 100 या 200 का जो डिनोमिनेशन है उसको वो लोग चेक करेगा। और in this line, the RBI has decided that all banks and white label ATM operators will ensure that the authorized
टेलर मशीन एटीएम रेगुलरली डिस्पेंस 100 and 200 डिनोमिनेशन नोट्स। ठीक है, वाइट लेबल जो एटीएम है, और बाकी लेबल एटीएम ऑपरेटर्स है, जो ऑल बैंक के जो ऑपरेटर्स हैं, उसमें 100 या 200 के जो नोट है वो डिस्पेंस होना चाहिए बाय September 30, 2025, जो सितंबर 30। 75% of all ATMs must dispense either 100 or 200 denomination banknotes from at least one cassette. And by March 31st, 2020, 90% of all ATMs must dispense either 100 or 200 denomination banknotes। ठीक है। उसके बाद है ये मास्टर डायरेक्शन ऑन interest rate on deposits. So it applies to all banks, and it is not applicable to the banks which has a foreign branch, ओके, ऑफ एनी इंडियन बैंक। तो मतलब मान लो एसबीआई का अगर कोई फॉरेन ब्रांच है यूएसए में, तो उस पे ये एप्लीकेबल नहीं है। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल इंडियन बैंक्स विच आर इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है। अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव्ड है। ए या बी अगर है, लेट्स से कि 50,000 दे रहे हैं, तो शुड बी सेम, मतलब जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इट इज टोल्ड दैट बैंक जो इंटरेस्ट रेट दे रही है वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। बट अगर ठीक है, अगर अमाउंट अलग अलग है, तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। अब रुपए डिपॉजिट से तो इट इज राउंडेड ऑफ टू 2 decimal places फॉर FCNR डिपॉजिट्स। अब टाइम डिपॉजिट जो मेच्योरिटी, अगर संडे में मेच्योरिटी हो रहा है, तो इंटरेस्ट शुड बी गिवन ऑन दैट डे ऑल्सो, इवन इफ इट इज नॉन वर्किंग डे। ठीक है। री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स, ये सब अमाउंट जो है, इंटरेस्ट ऑन द मेच्योरिटी वैल्यू। तो ये री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट देगा, तो इसमें अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ये दोनों पे इंटरेस्ट वैल्यू मिलेगा। नो इंटरेस्ट या डिपॉजिट करंट अकाउंट, बट इफ डिसीज्ड एंड matured, then claimant interest needs to be paid। क्लेमेंट को इंटरेस्ट नीड्स टू बी पेड। ठीक है। इंटरेस्ट इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ द डेली प्रोडक्ट डे बैलेंस। डेली प्रोडक्ट डे बैलेंस मतलब कि दिन जो खत्म हो रहा है उसके बाद। ठीक है। जो जो भी होगा, दिन खत्म होने के बाद जो इंटरेस्ट अप्लाई होगा, उसके दिन, उस दिन का जो इंटरेस्ट अप्लाई होगा वो उस दिन खत्म होने के बाद होगा। यूनिफॉर्म इंटरेस्ट स्लैब होना चाहिए। जैसे 1 लाख से नीचे तो एक यूनिफॉर्म, 1 लाख से ऊपर है तो डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंशियल रेट हो सकता है। ऐसे मोर डिपॉजिट तो मोर बेनिफिट। तो ये बेसिकली केटर किया जा रहा है, जो लेस डिपॉजिट्स है उसमें लगभग एक तरह का होना चाहिए इंटरेस्ट रेट स्लैब। इंटरेस्ट रेट ऑन डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट, सो मिनिमम टाइम है 7 days। इंटरेस्ट रेट ऑन डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट। नाउ डिफरेंशियल रेट, बल्क डिपॉजिट्स। तो अगर इंटरेस्ट रेट है डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट, तो मिनिमम टाइम 7 days। ठीक है। और डिफरेंशियल रेट बल्क डिपॉजिट, तो सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट फॉर SCB 3 करोड़, RRB इसके लिए 1 करोड़, एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक वो है 15 लाख। ठीक है। तो डिफरेंशियल रेट बल्क डिपॉजिट सिंगल रुपी 10 टर्म डिपॉजिट फॉर जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है वो 3 करोड़, RRB इसका है 1 करोड़, और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स या कोऑपरेटिव बैंक्स का 15 लाख रुपीज। ना कोऑपरेटिव बैंक अगर हाई मतलब ज़्यादा हो रहा है, तो उसका 1 करोड़ होना चाहिए प्री मेच्योर विड्रॉल फैसिलिटी के साथ। ठीक है। तो SCB 3 करोड़, RRB 1 करोड़, UCB 15 लाख, और कोऑपरेटिव बैंक 1 करोड़। बैंक को +1% फॉर देयर ओन मेंबर दे सकते हैं। जैसे बैंक का ही एम्प्लॉय तो उसको +1% ज़्यादा दिया जा सकता है। इफ मनी लेफ्ट अनक्लेम्ड, तो सेविंग्स के अकाउंट का जो रेट है उस पे जाएगा, उस पे होगा। ठीक है। नाउ रुपी डिपॉजिट्स ऑफ नॉन रेसिडेंट्स, NRE के, जो NRE है वो लोग क्या करते हैं, इंडियन रुपी है। NRO क्या करते हैं, पार्क करते हैं अर्निंग्स फ्रॉम इंडिया। सो मिनिमम टेन्योर ऑफ एन NRE टर्म डिपॉजिट इज 1 year। NRO टर्म डिपॉजिट इज 7 days। NRE, ठीक है, ईयर, आई, और NRO, तो ये 7 days है मिनिमम टेन्योर। ना फॉरेन करेंसी बार्ट्स, तो फॉरेन करेंसी का जो मतलब नॉन रेसिडेंट है, अगर वो डॉलर यहाँ पे रुपया के तौर पे जमा करता है, तो वो है कि FCNR। बट अगर NRO मतलब इंडिया से इन्वेस्ट करके, ठीक है,
और फिर एनआरई जो पैसा यहाँ पे रुपया में इन्वेस्ट करेगा, दैट इज यहाँ पे एफसीएनआर का मैक्सिमम जो टेन्योर है वो है 5 इयर्स। ठीक है, मिनिमम टेन्योर ऑफ एनआरई इज 1 ईयर। एनआरओ का टर्म डिपॉजिट के लिए भी 7 डेज, बट एफसीएनआर मैक्सिमम टेन्योर जो है 5 इयर्स का है। फ्लोटिंग रेट इज इक्वल टू सीलिंग ऑफ स्वैप रेट्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स आर एक्सचेंज्ड। तो जो मिनिमम टेन्योर है एनआरई का वो टर्म डिपॉजिट का, दैट इज 1 ईयर, और मिनिमम टेन्योर ऑफ एनआरओ इज 7 डेज टर्म डिपॉजिट का। एफसीएनआर का मैक्सिमम टेन्योर जो है वो 5 इयर्स होगा। और फ्लोटिंग रेट है जो सीलिंग ऑफ स्वैप रेट, इंटरेस्ट पेमेंट्स आर एक्सचेंज फॉर ऑल फ्लोटिंग टेन्योर इज 6 मंथ्स। ओवरऑल ARR जो है, दैट इज सीलिंग रेट, वो स्वैप रेट जो प्रोवाइड करता है रेट फॉर फाइनेंशियल बेंचमार्क प्राइवेट लिमिटेड। अब 1 to 3 ईयर्स है तो ओवरऑल ARR प्लस 250 बेसिस पॉइंट, तो 2.5%। अब 3 to 5 ईयर्स है तो 3.5%, 350 बेसिस पॉइंट ज़्यादा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद है मिनट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग। तो इसमें ज़्यादा कुछ डिसाइड नहीं हुआ कि हाँ वोट फॉर ईच मेंबर है, स्टेटमेंट ऑफ ईच मेंबर, बट अभी हाँ मॉनेटरी पॉलिसी तो फिर से रिवाइज हो गया जून में, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं होगा। माइग्रेशन टू bank.in domain. So in the statement of development and regulatory policy of MPC held in February, introduction of the exclusive internet domain bank.in was defined. ठीक है, so to help combat rising frauds in digital payment and cyber, and to strengthen cyber security and improve public trust in digital banking and payment system. बैंक.इन डोमेन जो है वो ऑपरेशनलाइज्ड होगा फॉर बैंक्स थ्रू द इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, IDRBT, Institute for Development and Research in Banking Technology, IDRBT, which has been authorized by the National Internet Exchange of India, NIXI, under the aegis of the Ministry of Electronics and Information Technology, MeitY. The IDRBT will serve as the exclusive registrar for the domain. तो IDRBT क्या है, जो कि ऑथराइज हुआ है बाय द नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, निक्सी, वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर पे रहेगा, एंड IDRBT विल सर्व एज द एक्सक्लूसिव रजिस्ट्रार फॉर दिस डोमेन. All banks are required to start migrating their existing domain to bank.in domain and complete the migration by October 31, 2025. अक्टूबर 31 मैंने अक्टूबर का एंड तक ये लोग को बैंक.इन डोमेन में शिफ्ट कर जाना है, जो कि IDRBT है और ऑथराइज्ड बाय है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया. ठीक है, नाउ रिवाइज टाइमलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन फॉर स्टैंडर्ड्स इशूड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स. तो द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड आफ्टर कंसल्टेशन विद RBI नोट सॉर्टिंग मशीन बनाया है जो IS 18663/2024. इसके बेसिस पे तो ये परफॉर्म करता है, एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट जो NSM का है उस पे ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देता है, मतलब फिटनेस जो है ऑफ बैंक नोट्स प्रोसेस वो चीज़ बताता है. द न्यू डेडलाइन फॉर बैंक्स टू डिप्लॉय NSM मॉडल्स दैट मीट BIS स्टैंडर्ड इज नाउ November 1, 2025. तो वही है बैंक.इन के ठीक बाद, मतलब November 1 से न्यू डेडलाइन है, मतलब इज नाउ 2025. इट वाज प्रीवियसली सेट टू May 1, 2025. तो अभी November 1 है जो डेडलाइन है, और बैंक को क्या करना है, नोट सॉर्टिंग मशीन ये ग्रेड का IS 18663 इस पे माइग्रेट करना है. ठीक है, रविशंकर रीअपॉइंटेड एज द RBI डिप्टी गवर्नर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. सेकेंड एक्सटेंशन है इनका. प्रोसेसिंग ऑफ रेगुलेटरी ऑथराइजेशन, प्रोसेस फॉर रेगुलेटरी ऑथराइजेशन, वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन. ठीक है, तो RBI लॉन्च किया था ये 2024 में. ऑनलाइन एप्लीकेशन और ये सब रेगुलेटरी ऑथराइजेशन इस सबको स्ट्रीमलाइन करने के लिए पोर्टल enables the streamline submission of applicants digitally and enables the applicant to monitor the status of the applicant through the portal itself. ठीक है, via SMS.
It allows application to submit जो additional information. With effect from May 1st, 20, all applicants, including regulated entities, are advised to use Prava. तो May 1st 20 में ये लोग प्रवा यूज करेंगे। ठीक है। उसके बाद है रिव्यू ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। So the framework on counter-cyclical capital buffer was put in place by Reserve Bank of India on February 5, 2015, according to which CCCB, जो counter-cyclical capital would be activated as and when circumstances warranted, and that decision would normally be pre-announced. तो अभी क्या है कि बेस्ड ऑन रिव्यू एंड एम्पिरिकल एनालिसिस सीसीसीबी की अभी जरूरत नहीं है, डिसाइडेड अगेंस्ट एक्टिवेटिंग सीसीसीबी एज इट इज नॉट नीडेड इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। तो एम क्या होता है सीसीसीबी regime का इज टू फोल्ड। फर्स्टली इट रिक्वायर्स द बैंक टू build up buffer capital in good times which may be used to maintain flow of credit to the real sector in difficult times, or the amount of CCB may vary from 0 to 2.5% of total risk vested assets of the bank। ठीक है। अब इस काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर डिसीजन वुड नॉर्मली बी प्री अनाउंस्ड विद अ लीड टाइम ऑफ 4 क्वार्टर, मतलब 1 साल। ये क्या होता है, जो थ्रेशोल्ड है, लोअर थ्रेशोल्ड वो 3% है टू 15% ऑफ द क्रेडिट टू जीडीपी गैप। अब इसमें क्या होता है कि जिसका क्रेडिट टू जीडीपी गैप जैसे जैसे बढ़ेगा तो वो 0 to 2.5% जो आरडब्ल्यू है उस वो भी पॉइंट धीरे धीरे बढ़ते रहेगा, बस इतना ही है। ठीक है। तो क्रेडिट टू जीडीपी गैप इज द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो एंड द लॉन्ग टर्म ट्रेंड वैल्यू ऑफ क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो एट एनी पॉइंट इन टाइम। फिर मिनिमम सीटी जो है मेंटेन करना है वो 5.5% है। चेयरमैनशिप बी महापात्रा के अंडर पे है, ये हुआ था। ठीक है। उसके बाद है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स थीम न्यूट्रल ऑन टैप एप्लीकेशन फैसिलिटी। तो फिफ्थ जो थीम न्यूट्रल कोहोर्ट वाज अनाउंस्ड इन अक्टूबर 2023, which is expected to conclude in May 2025। अब ऑन टैप एप्लीकेशन refers to a mechanism allowing continuous submission and testing of innovation even after the official regulatory cohort have closed। तो ऑन टैप एप्लीकेशन है कि हाँ ठीक है, ये लोग इनवाइट कर रहे हैं कोई क्लोज्ड कोहॉर्ट थीम जो पहले हो चुका है उसमें से कोई अगर इनोवेशन है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेट अप एन इंटर रेगुलेटरी वर्किंग ग्रुप इन जुलाई 2016 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री सुदर्शन सेन। ठीक है। तो ऑन टैप फैसिलिटी जो है वो एम करेगा टू सपोर्ट कंटिन्यूस इनोवेशन एंड फॉस्टर कोलैबोरेशन विद इनोवेटर्स टू कीप अप विद द चेंजिंग फिनटेक लैंडस्केप। अब इस फैसिलिटी के अंदर एप्लीकेंट्स कैन सबमिट एप्लीकेंट्स रिलेटेड टू एनी टेक्नोलॉजी और थीम। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इन्वॉल्व है। वन ऑफ द की रिकमेंडेशंस ऑफ द वर्किंग ग्रुप वाज टू इंट्रोड्यूस एन अप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क फॉर अ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। तो एनेबल करता है रेगुलेटर्स इनोवेशन इनोवेटर्स फाइनेंशियल सर्विस एंड कस्टमर्स टू टेस्ट न्यू फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ठीक है। टोटल इसका ड्यूरेशन 9 मंथ्स लगता है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस constituted under a statute in India would also be eligible. The entity shall have a minimum net worth of rupees 10 lakh। 10 लाख का मिनिमम होना चाहिए। Overall guidance of the interdepartmental group on regulatory sandbox of RBI। तो पहला है प्रिलिमिनरी फेज, स्क्रीनिंग होता है, एप्लीकेशन असेसमेंट, टेस्ट डिजाइन में और ज़्यादा महीना लगता है, टेस्टिंग फेज, फिर इवैल्यूएशन फेज। ठीक है। अब द फ्रेमवर्क जो है काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर का वो हमने देख लिया कि उसको अभी एक्टिवेट नहीं करना है। ये भी न्यूज़ खत्म। लास्ट है स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज। तो इसके बारे में बोल रहा है कि एनएफबी क्या है, वो रिव्यू ऑफ नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज। सो they include guarantees, letter of credit, and co-acceptances, basically financial promises made without giving cash upfront, useful for trade transaction and credit intermediation। Why the review? So current rules are scattered. RBI wants to harmonize and consolidate them for all regulated entities। ठीक है। Draft guidelines are released for public comments, so public या industry can give feedback। अब एनहांसिंग ट्रांजैक्शन लिमिट्स इन यूपीआई। सो 1 लाख लिमिट जो है वो P2P का वो वैसा ही रहेगा, नो चेंज हियर। बट जो P2M है वो 2 लाख से 5 लाख कर दिया। 2 लाख है और 5 लाख है। फॉर एग्जाम्पल इन हेल्थ केयर या एजुकेशन में जब ज़्यादा पैसा लगता है तो एनपीसीआई में रिवाइज लिमिट्स इन कंसल्टेशन विद बैंक्स एंड स्टेक होल्डर्स टू हैंडल इवॉल्विंग यूजर नीड्स।
Safeguards will be added to manage risk from higher limits. Securitization of stressed assets framework. So, a structural process to sell stressed assets या bad loans by pooling them and passing on risk to help banks clean up their balance sheets. तो ये आरबीआई का डिस्कशन हुआ था जनवरी 2023 में, नाउ रिलीजिंग ड्राफ्ट फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक कमेंट्स. मार्केट बेस्ड mechanism है. So sales will happen via market channels, not just government bodies. So adds to existing routes via asset reconstruction companies under SARFAESI Act 2020 2002. So goal इसका क्या है? To have easier exit for lenders holding bad loans and better risk distribution, and वो encourage करेगा financial stability. ठीक है. उसके बाद है को लेंडिंग अरेंजमेंट. सो इट अलाउज ओनली बैंक्स एंड एनबीएफसीज टू को lend फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स, एग्रीकल्चर, एमएसएमईज. RBI wants to expand co-lending scope beyond priority sector, covering more types of loans. It plans to create a generic regulatory framework and applicable to all forms of co-lending among regulated entities. Institutions share risk and loan amounts in pre-decided ratios. ठीक है. तो आरबीआई एक्सपेंड कर रहा है अपना को लेंडिंग स्कोप बियॉन्ड प्रायोरिटी सेक्टर, कवरिंग मोर टाइप्स ऑफ लोन. प्लान टू क्रिएट अ जेनरिक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू ऑल forms of co-lending among REs. Institutions share risk and loan amounts in pre-decided ratios. अब ये क्यों है? ताकि ग्रो पोटेंशियल हो पाए. कैन हेल्प रीच वाइडर बोरोवर बेस सस्टेनेबली. ड्राफ्ट गाइडलाइंस आउट फॉर पब्लिक कमेंट्स. रिव्यू गाइडलाइंस फॉर लेंडिंग अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी. तो ये बोल रहा है कि लोन्स अगेंस्ट गोल्ड आर गिवन फॉर बोथ कंजम्पशन एंड इनकम जनरेशन, बट रूल्स वेरी फॉर डिफरेंट आरईज. then it leads to inconsistencies. RBI wants key uniform regulation across all REs while considering the risk-taking capacity. It plans to issue a comprehensive set of regulation covering prudential norms like LTV ratio and conduct-related aspects, तो जो आज किया है. ठीक है. गोल्ड ज्वेलरी ये सब के लिए. So in summary, this is a set of proposed changes by RBI to update the rules of non-fund credit facilities, UPI limits, securitization of bad loans, co-lending and gold loans. Most of the draft stage for public feedback aimed at making regulations more uniform, transparent and aligned with evolving financial practices. ठीक है. So that is all.